नमस्कार साथियों, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इक्विटी एनालिसिस में। दोस्तों, आप भी बजट को लेकर परेशान चल रहे हैं क्या? आप भी 1 तारीख को आने वाले बजट के बारे में सोच रहे हैं कि इस बजट में क्या होने वाला है? मार्केट की स्थिति देखकर आपके भी होश उड़े हुए होंगे। शेयर मार्केट में जैसे ही स्टॉक नीचे जा रहे हैं, आपकी भी धड़कनें बढ़ती जा रही होंगी, आपका पोर्टफोलियो भी नीचे की ओर जा रहा होगा। और साथ ही साथ जैसे कि अभी सोना और चांदी के दाम तेजी से गिर रहे हैं। अभी रिसेंटली अभी मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई से 1 लाख पॉइंट नीचे गिर चुकी है। जी हाँ, अभी सिल्वर जो 4,20,000 के आसपास से ऑल टाइम हाई लगाया था, अभी जो प्राइस चल रहा है उसका 3,20,000 के आसपास का प्राइस है। तो लगभग ये 1 लाख पॉइंट नीचे गिर चुकी है सिल्वर। ये कितने दिन में गिरी है आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन, जी हाँ दोस्तों, 2 ट्रेडिंग सेशन में 1 लाख पॉइंट सिल्वर नीचे गिर चुकी है और गोल्ड भी इसी तरीके से नीचे आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके की भारी गिरावट के बीच में हम रिटेल इन्वेस्टर सरकार से क्या उम्मीद जताएं? 1 फरवरी 2026 को जो बजट पेश होने जा रहा है, उसमें बहुत से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि सरकार कुछ तो ऐसी घोषणाएं कर दे जिससे हमारे शेयर मार्केट पर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। इसीलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2026 की। लेकिन आज हम सिर्फ बजट की ही बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट पर इस बजट का क्या असर होने वाला है। यदि आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ETF इन्वेस्टर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए और कौन सा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट पॉइंट पर भी हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो में जानेंगे कि बजट आखिर होता क्या है। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको बजट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बजट आखिर क्या होता है, ताकि आपको बजट में, आने वाले बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उससे पहले आप बजट को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, बजट का मतलब होता है देश कितना कमाने वाला है और कितना खर्च करने वाला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के हिसाब से इसको टेक्निकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में यदि बात करें तो ये देश का 1 साल का फाइनेंशियल रोड मैप होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अप्लाई होता है। और इसी 1 साल के फाइनेंशियल रोड मैप के बेसिस पर कंपनीज प्लान बनाती हैं, इन्वेस्टर डिसीजन लेते हैं और शेयर मार्केट डायरेक्शन पकड़ती है। क्लियर? पहले बजट फरवरी के एंड में आता था, लेकिन अब 1 फरवरी को इसलिए आता है ताकि गवर्नमेंट के पास डिसीजन का प्रॉपर टाइम हो और 1 अप्रैल से पहले पॉलिसीज स्मूथली इम्प्लीमेंट हो सके। इसका डायरेक्ट बेनिफिट मार्केट को ही मिलता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी इसमें फिर कम हो जाती है। तो चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं बजट से पहले आखिर होता क्या है। तो बजट से पहले इकोनॉमी सर्वे होता है। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली ये बताता है कि पिछले साल इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, ग्रोथ में क्या चैलेंजेस रहे, आगे के लिए रिस्क या अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए ये एक वार्निंग और गाइडेंस डॉक्यूमेंट होता है। जो सेक्टर इकोनॉमिक सर्वे में पॉजिटिव होते हैं, अक्सर बजट के बाद उनके स्टॉक्स और उनके ETFs मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि आखिर बजट क्या होता है और बजट आने से पहले पहले क्या चीज़ें होती हैं, और बजट जैसे ही आने लगता है तो किस सेक्टर में, किस स्टॉक में तेज़ी आने लग जाती है। ये कैसे पता चलता है? ये इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है। इस इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पर ही हमको ये पता चलने लग जाता है कि किस सेक्टर में बात होने वाली है, और किस सेक्टर में बात जब कंफर्म हो जाएगी कि इस सेक्टर के ऊपर बात हो सकती है, तो उस सेक्टर में पहले से तेज़ी देखना स्टार्ट होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, यही होता है बजट। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर क्या सोच के बजट को देखता है। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो बजट के 2 मेन फेस होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट डेली एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, जैसे सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, टैक्स कलेक्शन, ये सारी चीजों को रेवेन्यू बजट कवर करता है। यदि सरकार के ऊपर रेवेन्यू का प्रेशर ज्यादा रहता है तो मार्केट पर शॉर्ट टर्म में स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कैपिटल बजट की। तो ये फ्यूचर ग्रोथ से लिंक्ड होता है, जैसे रोड्स, रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें आपकी कैपिटल बजट में आती हैं। कैपिटल स्पेंडिंग में जितना ज्यादा खर्चा सरकार करेगी, उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश सिग्नल मिलता है हमारे आने वाले स्टॉक्स के लिए, ETFs के लिए। तो सरकार जितना ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग इन कैपिटल बजट के ऊपर लेके आएगी, तो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए ये एक बुलिश सिग्नल होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि बजट क्या होता है। हल्का हल्का एक ओवरव्यू आपको मिल चुका है कि बजट क्या होता है, बजट के क्या फेस होते हैं, बजट के पहले क्या एक्शन होता है।
ये सारी चीजें अब आप समझ गए हैं। तो अब हम बात करते हैं असली मुद्दे की। अब मुद्दा आता है हमारा बजट, जो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं। तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अब हम बात करते हैं उस पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस बार यूनियन बजट 1 फरवरी 2026 को संडे के दिन सुबह 11 बजे हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और ये उनका लगातार 9वां यूनियन बजट होने वाला है, जो अभी तक का रिकॉर्ड है जो निर्मला सीतारमण जी के नाम होने वाला है। तो इस बजट का मेन फोकस यह रहने वाला है कि गवर्नमेंट यह कोशिश करेगी कि कॉमन टैक्स पेयर जो है उनको कुछ ना कुछ टैक्स में रिलीफ दिया जाए। खासकर सैलरीड पर्सन जो है, सीनियर सिटीजन जो है, मिडिल क्लास लोग जो हैं, उनके लिए थोड़ा सा टैक्स को रिलीफ दिया जाए। जो मिडिल क्लास पर हैं, तो उन सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट हो सकता है कि थोड़ा सा टैक्स पेयर को थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश करे। एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ सकता है और इनकम टैक्स स्लैब में भी थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है। बात करते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज की। इकोनॉमिक सर्वे और लेटेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच हो सकती है। ये एक पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट को सपोर्ट कर सकता है। तो अब बात करते हैं गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर के लिए क्या रिलीफ दे सकती है सरकार। ज्वेलरी इंडस्ट्री जो डिमांड कर रही है वह कर रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी में थोड़ा सा रेट कट किया जाए ताकि गोल्ड की प्राइसेस अफोर्डेबल हो सके और डिमांड भी उस लेवल की आ सके, ताकि ये सेक्टर इंडिया में कंजम्पशन और एक्सपोर्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सरकार इस पॉइंट पर भी थोड़ा सा फोकस कर सकती है। बात करते हैं कि चौथा डिजिटल और ईवी सेक्टर के लिए क्या सपोर्ट कर सकती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर को ये उम्मीद है कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर में कर सकती है। या तो उनको कुछ टैक्स में छूट दे सकती है या फिर कैपिटल सब्सिडीज अनाउंस कर सकती है, जिससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल अडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं और कौन सी चीजें महंगी हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर की यदि हम बात करें तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी रिड्यूस होती है तो ज्वेलरी के प्राइजेस डाउन हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि सरकार ने जीएसटी रिड्यूस कर दिया और इंपोर्ट ड्यूटी को थोड़ा कम कर दिया तो ज्वेलरी के प्राइजेस थोड़े से डाउन हो सकते हैं। इससे कंजम्पशन बढ़ सकता है और रिटेल को थोड़ा सा रिलीफ भी मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर पैनल, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन सब में गवर्नमेंट अगर टैक्स इनिशिएटिव और सब्सिडीज अनाउंस करती है तो इन कैटेगरी के प्रोडक्ट भी सस्ते हो सकते हैं और सेल्स भी इनकी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं डेली यूजेस की, जैसे कंज्यूमर गुड्स वगैरह की। अगर जीएसटी के रूल्स सिंपल होते हैं या थोड़ा सा टैक्स स्लैब में थोड़ी सी कमी करते हैं तो रोजमर्रा की चीज़ें, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर आइटम्स थोड़े सस्ते मिल सकते हैं, जिससे आम आदमी को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। अब महंगी चीज़ें जैसे लग्जरी कार्स हो गई, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो गए, सिगरेट्स हो गए, अल्कोहल हो गया, इन पर अगर सरकार टैक्स थोड़ा सा बढ़ाती है तो ये सब चीज़ों पर प्राइजेस थोड़ी सी बढ़ सकती है। और यदि हम बात करें कि ग्लोबल कमोडिटीज़ की, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल जैसे प्रोडक्ट की जो बात करें, इनका जो दाम होता है, वैसे तो ये सब इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करते हैं। अगर दुनिया भर में इनके दाम यदि बढ़ते हैं तो इंडिया में भी इनके दाम महंगे होने के चांसेस हो सकते हैं, चाहे इस बजट में सरकार कुछ थोड़ा रिलीफ दे या ना दे। तो एक्चुअली इन सब चीज़ों की दामें इंटरनेशनली मार्केट से डिसाइड होती हैं और जब भी क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है तो मार्केट में पैनिक देखने को थोड़ा थोड़ा मिल सकता है। तो हम ये तो समझ गए हैं कि अब कौन सी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। अब मैं शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं कि हमारे सेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है आने वाले इस बजट से, तो सेक्टरियल यदि मैं बात करूं तो कौन से सेक्टर में तेज़ी आ सकती है और कौन से सेक्टर में मंदी आ सकती है, तो ये चीज़ों पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ कि सेक्टर जहाँ पर तेज़ी आ सकती है। तो तेज़ी आने में जैसे हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट के बजट यदि एक स्ट्रॉन्ग बजट देती है, क्योंकि हर साल हम बजट देखते हैं सरकार का, तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, हाईवेज हो गया, रेलवेज हो गया, तो इन सब चीज़ों पर सरकार का ध्यान हमेशा बजट में रहता है। और 2026 में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटी मिलने की उम्मीद है, जिससे इंफ्रा के जो स्टॉक्स हैं और इंफ्रा के जो ETFs हैं तो उसमें एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस हो सकता है। बात करें रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, अगर टैक्सेस ब्रेक और
इंसेंटिव मिलते हैं तो सोलर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल और एसोसिएट टेक्नोलॉजी सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एरिया होने वाला है, क्योंकि अभी फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बहुत स्कोप आने वाला है। अब बात करते हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की। जैसे बढ़ती इकोनॉमी में बैंकिंग रिफॉर्म और क्रेडिट एक्सपेंशन से बैंक और एनबीएफसी को फायदा मिल सकता है। सरकार इनिशिएटिव अनाउंस कर सकती है तो ये सेक्टर रैली दिखाई दे सकते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से पीएसयू सेक्टर्स में काफी तेजी को देखने को मिल रही है। जैसे हम बात करें यूनियन बैंक कहाँ 55, 60, 70 रुपए, 80 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, वह आज 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है ना। तो कैनरा बैंक में भी अभी तेजी काफी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से जितने भी पीएसयू सेक्टर्स हैं तो इसमें भी अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी की, कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वह भी कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में लगातार। जी हाँ दोस्तों, जैसे फिनटेक कंपनीज हो गई, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है। जैसे जैसे भारत नई नई चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर नई नई चीजें डिस्कवर करता जा रहा है, तो ये सब चीजें आने वाले रिफॉर्म से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होने वाली हैं, जिससे हमारे जो डिजिटल सेगमेंट्स के, जो डिजिटल इकोनॉमी के जो हमारे सेक्टर्स हैं और ईटीएफ्स हों, उनमें लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा पुश मिल सकता है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि किस किस सेक्टर में डाउन ट्रेंड आ सकता है और कहाँ पर हमको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत हो सकती है। तो लग्जरी और हाई एंड प्रोडक्ट सेक्टर, जैसे लग्जरी कार्स हो गए, प्रीमियम मोबाइल्स हो गए, गैजेट्स हो गए, हाई एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हो गए, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा सरकार एक्शन लेते हुए दिख सकती है। और यहाँ पर इस सेक्टर में थोड़ी सी डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट हमने देखा कि अभी जो लग्जरी आइटम्स हैं उस पर भी जीएसटी को बढ़ा दिया गया था, है ना। तो जो हमारी प्रीमियम कार्स थी तो उनके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया गया। तो ये सब चीज़ों पे अभी थोड़ा सा और फोकस हो सकता है। तो अगर बजट में टैक्स, सरचार्ज या ड्यूटी को बढ़ा दिया जाता है तो ये सब चीज़ें और महंगी होने को देखने मिल सकती हैं, और आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा इस चीज़ों पर खरीदारी थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, तो इससे इनकी सेल्स लो हो सकती है, कंपनीज के प्रॉफिट्स पर थोड़ा सा प्रेशर आते हुए देख सकता है। आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में सेक्टर थोड़ा सा गिर भी सकता है यदि इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ देते हैं तो। और बात करते हैं यदि एक्सपोर्ट बेस्ड की सेक्टर की, जैसे ये वो सेक्टर होते हैं जहाँ पर माल बाहर के देशों में बेचा जाता है, जैसे हमारे मेटल्स हो गए, आईटी सर्विसेज हो गई, टेक्सटाइल हो गया, केमिकल्स हो गए। तो यदि अगर ग्लोबल इकोनॉमी यदि स्लो होती है और डॉलर इंटरेस्ट रेट, जियोपॉलिटिकल का प्रेशर यदि बना रहता है, जैसे अभी बना हुआ है ना, ट्रम्प के टैरिफ बार हो रहे हैं, तो इस तरीके की यदि जियोपॉलिटिकल टेंशन बजट के साथ साथ भी यदि बनी रही तो फॉरेन डिमांड कम हो सकती है और एक्सपोर्ट ऑर्डर डिले या कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि जो रेवेन्यू जो ग्रोथ होगी वह हो सकता है स्लो होने लगे, मार्केट में अनसर्टेनिटी बने और स्टॉक्स में ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि पिछले 2-4 दिन में वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ रही है मेटल सेक्टर्स में, है ना, आईटी सर्विसेज में तो काफ़ी तेज़ी से डाउनफॉल देखने मिल रहा है। अभी मेटल्स में तेज़ी देखने को मिल रही थी, अब फिर डाउनफॉल हल्का हल्का देखने को मिलने लगा है, उसमें थोड़ा थोड़ा करेक्शन आने लगा है। तो अब ये सारी चीज़ें इस तरीके से यदि जियोपॉलिटिकल प्रेशर बना रहेगा और सरकार इसमें यदि कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है तो इस तरीके के सेक्टरों में आपको, जैसे मेटल्स हो गया, आईटी सर्विस हो गया, टेक्सटाइल, केमिकल, इन शेयरों पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब हमने ये तो सारी चीज़ें समझ ली हैं कि कौन सी चीज़ें सस्ती हो सकती है, कौन सी चीज़ें महंगी हो सकती हैं, बजट पर क्या आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है, ये तो हमने बात कर ली है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो 1 तारीख को बजट पेश करने जा रही हैं, वो किस किस सेक्टर को वो प्रायोरिटी पे रखने वाली हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उनकी नज़र जो हो सकती है वह टैक्स को सिंप्लीफिकेशन और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए सोच सकती हैं। जैसे सरकार का फोकस हो सकता है कि टैक्स को रूल को थोड़ा सा सिंपल और किया जाए, मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत और दे सकते हैं, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा देखने को मिल सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जैसे रोड, रेलवेज, मेट्रो, हाउसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स पर थोड़ा सा गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्च करने को देखने मिल सकती है। इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा के जो कंपनीज के जो काम मिलने वाला है उनसे जॉब क्रिएट ज़्यादा होंगी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल, टेक्निकल और डिजिटल इकोनॉमी को भी वह सपोर्ट करते हुए देखने मिल सकती हैं। सरकार का पूरा फोकस हो सकता है कि इस बार इलेक्ट्रिकल व्हीकल, स्टार्टअप्स, डिजिटल पेमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर थोड़ा सा पुश करें, सब्सिडी और इंसेंटिव के थ्रू और भी टेक्नोलॉजी के थ्रू वह इन सब चीज़ों पर फोकस करते हुए देख सकते हैं। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की, तो पर भी फोकस हो सकता है हमारी निर्मला सीतारमण मैडम का। मेक इन इंडिया पर वह फोकस कर सकती हैं, फैक्ट्रीज, प्रोडक्शंस, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के प्लान्स को थोड़ा सा
ब्रीफ करते हुए देखने मिल सकती हैं। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा और डॉलर इनफ्लो स्ट्रॉन्ग हो सकता है और जॉब्स की गारंटी बढ़ने की हो सकती है। वैसे तो जॉब्स अभी देखने को नहीं मिल रही हैं उस लेवल पे जिस लेवल पे हम भारतीय युवा जॉब को सर्च कर रहे हैं, उस लेवल पे तो कम मिल रही हैं, लेकिन हो सकता है इस वाले बजट से थोड़ी सी उम्मीद जॉब के लिए भी अब इसेंशियल कमोडिटीज में बात करते हैं, जैसे प्राइस कंट्रोल करने पर फोकस कर सकती हैं। जैसे डेली यूज की जो चीजें हैं, हमारे खाने पीने की चीजें हो गई, जरूरी सामान हो गए, यदि इनके दाम कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाएगी तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा कंट्रोल में होते हुए देखने मिल सकता है। जॉब क्रिएशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट की बात करें तो सरकार इस बार इस बजट में थोड़ा सा तो उम्मीद है कि सरकार जॉब क्रिएशन में और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट पर थोड़ा सा फोकस करे, क्योंकि अभी जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, जॉब्स इतनी जनरेट नहीं हो पा रही हैं, तो इस बजट से थोड़ी सी उम्मीद है कि सरकार नए जॉब्स क्रिएट करे, यूथ और स्किल डेवलपमेंट को थोड़ा सा सपोर्ट करे। इससे इकोनॉमी में भी डिमांड और स्टेबिलिटी आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, जी हाँ दोस्तों, बजट का शेयर मार्केट पर क्या असर हो सकता है। जी हाँ, तो डे 1 के इम्पैक्ट से ही हमको समझ में आ जाएगा कि शेयर मार्केट पर बजट का क्या असर होने वाला है। जैसे निर्मला सीतारमण जी जैसे ही बजट पेश करेंगी, संडे का दिन रहेगा, सब फ्री रहेंगे और सब प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करते हैं इस बजट के दिन को, है ना। तो इस दिन क्या हो सकता है, जैसे जैसे बजट की स्पीच आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ पर शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि बजट इस तुरंत बाद या ड्यूरिंग स्पीच के दौरान मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को जनरली मिलती है। इन्वेस्टर रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं और मेजर अनाउंसमेंट पर भी मार्केट थोड़ा सा और रिएक्ट कर सकता है। तो जिसमें मीडियम टर्म पे यदि हम बात करें कि अगर टैक्स रिलीफ, कैपिटल एक्सपेंडिचर और सेक्टोरियल इनिशिएटिव्स यदि क्लियरली और पॉजिटिव दिखाई देते हैं स्पीच में, तो मिड कैप सेक्टर्स में थोड़ी सी तेजी को देखने को मिल सकती है और उन सेक्टर के ETFs को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। और यदि लॉन्ग टर्म की यदि हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी ग्रोथ इंडिकेटर जैसे स्ट्रॉन्ग GDP फोरकास्ट, डिजिटल इकोनॉमी पोस्ट, एक्सपोर्ट इंप्रूवमेंट्स, यदि इन सब चीज़ों पे बात होते हुए देखने को मिलती है तो मार्केट को सस्टेनेबल रैली देखने को आने वाले टाइम में मिल सकती है। तो फाइनली दोस्तों, हमने ये देख लिया है कि निर्मला सीतारमण जी इस आने वाले बजट में क्या क्या घोषणाएं कर सकती हैं, उनका फोकस किस किस एरिया में हो सकता है, किस सेक्टर में मंदी आ सकती है और किस सेक्टर में तेजी आने की संभावना हो सकती है और कहां पर कौन सी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों पर हमने थोड़ा फोकस कर लिया है। तो ये सब एक फाइनल कंक्लूजन नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है बजट में, इन चीज़ों पर फोकस करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हर बार हर बजट में सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान देती है, वही इन सब चीज़ों के पॉइंट पर मैंने डिस्कशन किया है। तो फाइनली हम भी नहीं बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। फाइनल डिसीजन हमारी निर्मला सीतारमण जी का 1 फरवरी को होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आने वाले टाइम में अच्छे से अपने पैसे को यूज़ करना चाहते हैं तो इस बजट को पहले एक्सप्लेन होने दीजिए कि निर्मला सीतारमण जी फाइनली बजट में क्या बता रही हैं। बजट के 2 या 3 दिन के बाद हम ये फोकस करेंगे कि किस सेक्टर में तेजी आते हुए देखने को मिल रही है। तो यदि हमारा लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो हम थोड़ा सा 1 या 2 दिन 3 दिन थोड़ा सा वेट करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि किस सेक्टर में रैली देखने को मिल रही है और उस सेक्टर में भी कौन से स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, वहाँ पर हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने पर ध्यान देंगे। क्योंकि बजट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, बजट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए, ताकि आने वाले 1 साल 2 साल में भारत की इकोनॉमी GDP कहाँ तक जा सकती है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजट पर हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है। जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वह उस दिन पे मार्केट में ध्यान नहीं देते हैं, मार्केट को पहले वो समझते हैं, सेक्टोरियल पे फोकस करते हैं, किस सेक्टर में थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिल रही है उस सेक्टर में वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि अपना पैसा सेफ रखना है तो आप लॉन्ग टर्म नज़रिए से सोचिए और दूसरी बात, आप यदि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इनके ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती है लेकिन आपका पैसा सेफ रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इन सब चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, एक बार बजट पूरा हो जाने दीजिए, बजट के बाद जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर बताऊँगा और ये बताऊँगा कि किस सेक्टर में तेज़ी हो सकती है और आपको किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।